से अपनी पत्नी के घर पहुंचा तो पता चला कि वह न केवल शादी कर चुकी है बल्कि पेरिस जाकर बस भी गई है। एक के बाद एक दो भारी सदमे झेलना उस आदमी के लिए एकदम असहनीय था। वह बदहवास होकर सड़कों पर भटकने लगा। तभी अचानक उसे एक समूह सैनिकों का सामना करना पड़ा। वह तुरंत ही अनजाने में एक और छिप गया। अगर वे उसके भगोड़े होने की पहचान कर लेते तो अंजाम भयानक हो सकता था। उसी समय एक कैदी अचानक मुड़कर भागा। एक सैनिक ने पीछा किया और वह आदमी के पास ही आ गया। देखा कि वह कैदी सैनिक द्वारा गिराए जाने के बाद बेरहमी से पीटा जाने लगा। खुद भी कैदी वह आदमी देख नहीं सका। वह ऊपर जाकर पहरेदार को गिरा देता है, 2 घूंसे मारकर बेहोश कर देता है, चाबी से कैदी की बेड़ियां खोल देता है। आदमी उसे जल्दी भागने को कहता है। पता नहीं क्यों वह आदमी जैसे चिपकू प्लास्टर की तरह उसके पीछे पीछे चलता रहता है। चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पाता जब तक कि वे फिर से पहरेदारों से नहीं टकरा जाते। दोनों ने तुरंत समझदारी दिखाई, पास खड़ी गाड़ी में छुप गए। बातचीत उसे पता चलता है वह आदमी नाविक है जो तस्करी करता है। पहरेदार उसके पीछे पड़े हैं। जहाज बंदरगाह पर खड़ा है, उसे जहाज चलाना नहीं आता। ये सुनकर आदमी के दिमाग में तुरंत आइडिया आता। वह पहले समुद्री कंपनी का कप्तान था, उसके लिए जहाज चलाना बहुत आसान है। दोनों मालवाहक जहाज के पास पहुंच जाते हैं। उस आदमी का साथी है जो उसका भतीजा है। उनका गंतव्य टारामोने है। आदमी ने इंस्ट्रूमेंट पैनल निकाला, हवा का जायजा लिया। जल्द ही तूफान आने वाला है। जल्दी से 10 किलोमीटर दूर क्राइस्ट आइलैंड जिदुशंदाओ शरण लेनी चाहिए। युवक लाचार था, नाव चलाना नहीं जानता था। जल्दी ही तीनों क्राइस्ट आइलैंड जिदुशन पहुंच गए। उस आदमी का मकसद काउंट का खजाना ढूंढना था। उसने शिकार का बहाना बनाया पर असल में इलाके का सर्वेक्षण करने गया था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसने पादरी की नक्शा देखी पर रास्ता सही नहीं मिला। लगता है काउंट का खजाना ढूंढना आसान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन चाहे वह किसी भी दिशा में जाए वह हमेशा खाई के किनारे ही पहुंच जाता। जब वह उलझन में था तभी वह युवक वहां आ गया जो उसे यात्रा जारी रखने के लिए आमंत्रित करने आया था। अब मौसम बदल रहा था इसलिए उसे समय का ध्यान रखना था और वह केवल कुछ समय के लिए रुक सकता था, बाद में फिर लौटने का सोचकर। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसने अनजाने में पहाड़ की चोटी की ओर देखा जहाँ उसे 2 विशाल पत्थर दिखाई दिए। पत्थरों के नीचे मानो कोई दरवाजा था। उसने चुपचाप उस जगह को याद कर लिया। कुछ समय बाद वे टारामोने पहुंचे जहाँ याकोपो का परिवार एडमंड का गर्मजोशी से स्वागत करता है। सभी लोग गीत गा रहे थे और नाच रहे थे। चारों ओर खुशियों का माहौल था। लेकिन एडमंड का मन भारी हो गया। सामने यह सुखद और सौहार्दपूर्ण दृश्य देखकर उसे अपना अतीत याद आ गया। वह भी कभी ऐसा ही खुशहाल परिवार पाने का हकदार था। रात को एडमंड बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और पादरी की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। आखिरकार वह अपनी अंदरूनी चाहत को रोक नहीं पाया और याकोपो की नौका चुपके से चुरा ली। एक बार फिर खजाने की तलाश में निकल पड़ा। सुबह होते ही एडमंड फिर से क्रिस्टोफर माउंट द्वीप पर पहुंचा। उसने नक्शे के अनुसार उन 2 विशाल पत्थरों के नीचे पहुंचा। बारीकी से खोजने के बाद उसे अचानक एक गुफा का मुंह दिखा जो पत्थरों से ढका हुआ था। एडमंड बेहद उत्साहित हो गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थरों को हटाने लगा। फिर वह सावधानी से अंदर घुस गया। गुफा के भीतर एक और दुनिया थी, एक विशाल गुफा। किंवदंती में वर्णित खजाना सचमुच यहीं छिपा था। कई बड़े संदूकों में भरा सोना, चांदी और जवाहरात चमक रहे थे जो एडमंड के कई जन्मों तक भी खर्च नहीं हो सकते थे। एडमंड खुशी से रो पड़ा। उसने पादरी के उपहार के लिए आभार जताया और आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाया। ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि आखिरकार उसकी किस्मत बदलने का समय आ गया। एडमंड जानता था कि यह संपत्ति उसे कितनी मुश्किल से मिली है, इसलिए उसने पहले उपकार चुकाने और फिर बदला लेने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद उसने याकोपो को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि उसने याकोपो के लिए